बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम किसी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आपको टाइम कोड दिया गया है, अगर आप वीडियो में स्किपिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आइए बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो जैसा कि हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 में बार बार सिमिलर का वर्ड यूज हो रहा है। सिमिलर का मतलब क्या होता है? सेम। सेम से मुराद क्या है कि ये जो सारी ट्रायंगल्स आपको दिखाई जा रही हैं, इनको आपने प्रूव करके बताना है कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं और ये किस तरह सिमिलर हैं, ये आपने सारा कुछ बताना है। जैसे आपको कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर्स आर सिमिलर। ये फिगर्स आपको बना के दिए गए हैं और बताया गया है कि इसमें सिमिलर वाली बताएं। तो इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब भी सिमिलर ट्रायंगल की बात आएगी तो उसके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे। क्या होंगे? कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हम देखेंगे कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी तो हम कहेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, इसको समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की थोड़ी सी सॉल्यूशन हमने करनी होगी, वो करेंगे, उसको कोशिश करेंगे और साथ साथ बताएंगे कि क्या ये सिमिलर हैं या फिर नहीं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिगर्स आर सिमिलर। हमने बताना है इसमें से कि कौन से फिगर्स जो हैं वो सिमिलर हैं। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ये वाली। अब इसमें आप देखें कि इनकी हाइट्स का इशू है, यानी कि ये दोनों हाइट्स डिफरेंट रखती हैं। जबकि एंगल्स की अगर बात की जाए तो एंगल्स हमेशा सेम होते हैं, जबकि इनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट हो सकती है। अब इसके लिए जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि एक का एंगल बताया गया 30 डिग्री और दूसरी का एंगल बताया गया है 60 डिग्री। अब पूरा ये जो एंगल होता है ये किसके इक्वल होता है? ये जो पूरा यहाँ पे हमें डी बताई जाती है वो किसके इक्वल होती है? 180 डिग्री के इक्वल होती है। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स में 90 डिग्री है। यहाँ पे भी 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है। अब इसके बाद हमें दो एंगल्स पता लग गए, एक इसका 30 है और इसका एक 90 है, इसका एक 60 है और एक 90 है। अब हम इसमें क्या प्लस करें तो हमारे पास इसमें भी 180 आ जाएगा और इसमें हम क्या प्लस करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा। तो इसके लिए जो फर्स्ट ट्रायंगल है, अगर उसमें हम देखें कि एक एंगल हमारे पास 90 है, दूसरा 30 है, तो 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं कि क्या है? 120 है इन दोनों को एंगल्स का। अब जो लास्ट हमने देखना था कि इन दोनों को प्लस करके अगर 120 आया है तो हम क्या प्लस करेंगे तो हमारे पास ये पूरी ट्रायंगल बन जाएगी, 180 डिग्री आ जाएगा। तो हम अगर इसमें 60 डिग्री प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। इसी तरह अगर यहाँ पे हम देखें तो 90 डिग्री और 60 डिग्री। अब 90 और 60 कितने होते हैं? 150 डिग्री। और 150 डिग्री में हम 30 डिग्री प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ये क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। तो अब आप यहाँ पे देखें कि इसकी भी एक जो है वो एंगल है वो 90 डिग्री का है, इसका भी है, 60 डिग्री इसका भी है और इसका भी है, 30 डिग्री इसका भी है और इसका भी है। तो एंगल सेम होने की वजह से इसकी जो साइड्स हैं या कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से इसको कहा गया कि ये क्या है? सिमिलर है। जैसा कि मैंने यहाँ पे साथ लिख भी दिया है कि यस इट इज़ अ सिमिलर। इसके लिए अगर आप कोई स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट को नोट डाउन किया है, आप इसको नोट कर सकते हैं इस फर्स्ट पार्ट के हवाले से कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो बोथ शेप्स आर सिमिलर। तो इनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उनके इक्वल होने की वजह से इन शेप्स को सिमिलर कहा गया है। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई गई है, यानी कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ही होती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि सेम सेम है, सेम मिकदार में वो बढ़ती जा रही है। अब अगर इसको हमने मैथमेटिकल सॉल्व करना है तो वो किस तरह से करेंगे?
तो उसके लिए आप हर एक साइड जो है ना, ये अगर ये वाली साइड है तो आपको पता है इसकी जो अपोजिट साइड है वो ये वाली है, ऐसे ही है ना, इसकी तरह जो है। इसी तरह इसकी तरह ये वाली साइड है, इसकी तरह ये वाली साइड है। तो हम सब को देखते हुए आपस में डिवाइड करते जाएंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 डिवाइडेड बाई 3, ये फर्स्ट है, 2 है, और 1 डिवाइडेड बाई 3। दूसरी देखें 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये यहाँ पे इस तरह 2 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, और द लास्ट वन भी 2 डिवाइडेड बाई 3 ही है। अब हम 2 को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे कि इसका आंसर 3 के साथ डिवाइड करने से क्या आता है। तो आता है 0.66, और वो फर्दर चलता जा रहा है 666, ठीक है। इसी तरह 0.666, 0.666, ठीक है। अब देखें कि तीनों का आंसर सेम आ रहा है। इन आंसर के सेम होने की वजह से हम कहेंगे कि ये जो पार्ट है ये भी सिमिलर है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि यस इट इज़ अ सिमिलर शेप। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो इसका पार्ट दिया गया है, इसमें आप देखेंगे कि इन दोनों के एंगल्स डिफरेंट हैं। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेशक इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन अगर एंगल्स देखें तो इसमें 90 डिग्री का एंगल है, जबकि यहाँ पे कोई और ही एंगल शो हो रहा है, मे बी ये 120 डिग्री का एंगल हो। अब यहाँ पे देखें कि ये और ये दोनों लाइंस ही डिफरेंट हैं, इनके एंगल्स ही डिफरेंट हैं। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये एक सिमिलर शेप्स हो सकती हैं? नहीं, क्योंकि जब भी सिमिलर की बात आती है तो उनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि नो, इट हैज़ नॉट सिमिलर शेप। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट को अगर देखें तो यहाँ पे एंगल्स 120 डिग्री यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वो यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है। एंगल्स तो सेम है, लेकिन इसके जो फर्दर लेंथ्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसको हम देखेंगे कि क्या ये सिमिलर हो सकती हैं। तो इसके लिए हम मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पे करती हूँ कि 120 डिग्री तो हो गया इक्वल 4.5 है एक, और दूसरा है 3। 4.5 के साथ 3 है और 6 के साथ 4 है। तो हम 4.5 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ और 6 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। तो 4.5 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, इसी तरह 6 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। ये मैं कौन सा पार्ट कर रही हूँ? फोर्थ वाला। अब हम 4.5 को अगर 3 के साथ डिवाइड करें तो हम देखेंगे कैलकुलेटर क्या आंसर देता है। तो आंसर आता है हमारे पास इसका भी 1.5 और इसका भी 1.5। तो देखिए कि आंसर सेम आने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये दोनों भी सिमिलर हैं। तो इट हैज़ सिमिलर शेप्स, ये जैसे मैंने यहाँ पे यस लिखा है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए फिफ्थ पार्ट पे कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमें दी गई हैं। हम सेम जैसे हमने पहले किया था ना, इसको इसके साथ डिवाइड किया था, इसको इसके साथ, इसी तरह इस वाली को हम इस वाली के साथ डिवाइड करेंगे। ये वाली आप देखें ये शेप किससे ज्वाइन हो रही है, या ये लाइन जो है ये किस तरह की है, इसके साथ है। ये वाली बेस जो है वो ये है इसकी बेस, तो हम इसको मतलब बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर तीनों को देखते हुए हम डिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 3 डिवाइडेड बाई 4। मैं यहाँ पे कर देती हूँ। हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। तो फिफ्थ पार्ट के लिए 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3 और 4 डिवाइडेड बाई 6। तो 4 डिवाइडेड बाई 6 सबके आंसर निकालेंगे। अब 3 को अगर 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.75। जबकि हम इन दोनों को अगर आपस में डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.666 आगे चलता जा रहा है। इसी तरह 4 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो क्या आंसर आता है? 0.666 आगे चलता जा रहा है। अब आप देखें कि इन दोनों के आंसर्स तो सेम आए हैं, लेकिन ये इन दोनों से डिफरेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारा का सारा जो है ये सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स में एक डिफरेंस आ रहा है, और वो क्या है कि अगर 3 को डिवाइड किया जाए 4 के साथ तो आंसर इन दोनों से डिफरेंट आता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि नो, इट हैज़ नॉट सिमिलर शेप। तो यहाँ पे जैसे मैंने नो लिखा हुआ है। अब इसके बाद हमारे पास 6 पार्ट आता है,
जिसमें हमें दो रेक्टेंगल्स बना के दी गई हैं। अब इनके एंगल्स जो हैं वो तो सेम है, जैसे ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। हमें समझ आ रहा है कि एंगल्स इसके सेम है, लेकिन हम इसको जो लेंथ्स हैं उनको डिवाइड करके देखेंगे कि क्या ये वाकई सिमिलर है। तो 12 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ और 16 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ। हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? 6 पार्ट। 12 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, इसी तरह 16 को भी डिवाइड करेंगे 8 के साथ। तो 8 1 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12। तो देखें दोनों के आंसर 2 आए हैं। अब हम कह सकते हैं कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं? तो यस, इट हैज़ सिमिलर शेप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यस लिख लिया। अब इसके बाद हमारे पास 7th पार्ट आता है, जिसमें हमारे पास एंगल्स तो सेम दिए गए हैं, 30 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। हमने क्या देखना है? इसके लेंथ्स को। 5 को डिवाइड करेंगे 7.5 के साथ और 6 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ। तो इनको आपस में डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो अगर हम 5 को डिवाइड करें 7.5 के साथ तो हमारा आंसर आता है 0.666। इसी तरह इसको भी डिवाइड करने से 0.666 आंसर आता है। अब दोनों का आंसर सेम आया है तो हम क्या कहेंगे कि इट हैज़ सिमिलर शेप, और यहाँ पे मैं यस भी लिख देती हूँ। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको बताती चलूँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि फाइंड द अननोन क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स ऑल मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर्स। अब इसका मतलब क्या है कि हमने ये जो सारी फाइंडिंग्स है ना अननोन क्वांटिटीज, वो सारी की सारी फाइंड करनी है जो कि ये सिमिलर फिगर्स में दी गई हैं। ये सारी फिगर्स सिमिलर हैं, लेकिन हमने इसकी जो क्वांटिटीज नहीं दी गई, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई दिया गया है, ये अननोन है, तो हमने इन सारों की मेजरमेंट करनी है सेंटीमीटर्स में। और अब आपने इधर से बुक में इसको नापना नहीं शुरू कर देना कि ये आप नापने बैठ जाएं कि ये क्या कितने सेंटीमीटर होगी लाइन। नहीं, आपने इसको मैथमेटिकल सॉल्यूशन देना है, आपने इसको मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व करना है। तो वो आप कैसे करेंगे? जैसे हमने पहले किया था ना, इसको आपस में डिवाइड किया था शेप्स को देखते हुए, सेम वैसे ही करना है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये इसकी बेस है तो इसको इसके साथ डिवाइड करना है। इसी तरह अगर परपेंडिकुलर्स को देखें तो परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर के साथ और हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज के साथ। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है ये y है, यहाँ पे क्या है 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे लिख लेती हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम, और हमारे पास क्या है ये y डिवाइडेड बाय 3 और x डिवाइडेड बाय 5, इसी तरह 8 डिवाइडेड बाय 4। ये सब एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं। अब हमने इनसे आंसर निकालना है। इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा कि अगर आपको पता है कि इसमें किसी एक की सॉल्यूशन हो सकती है, और वो कौन सा है? ये वाला 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8। अब हम ये जो 2 है ना, इसको इन दोनों के इक्वल कर देंगे। कैसे? ऐसे आप लाइन लगाएं, एक तरफ y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 लिखें, इसी तरह एक तरफ x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 2 लिखें। अब दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे ऐसे। y इधर ही रहने दें। मैंने आपको बताया था जब भी आपने किसी भी चीज़ का किसी भी वेरिएबल का आंसर निकालना हो तो उसका सेपरेट होना ज़रूरी है। अब इसको सेपरेट कर लें। ये जो इसके नीचे है 3, इसको दूसरी तरफ ले जाएं। जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो y इज इक्वल टू 6 आ गया। इसी तरह x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 टाइम 10, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 10। अभी जो दोनों मैंने आंसर निकाले ना, ये मैं आपको यहाँ पे लिख लेती हूँ। हमारा x का आंसर आया है 10 और y का आंसर आया है 6। अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक्स दिखा देती हूँ जो आपको बताएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे 4 को 8 बनने में क्या मुश्किल लगानी पड़ी है, क्या हुआ है जो 4 से 8 बन गया है।
यानी कि अगर हम देखें कि 4 मल्टीप्लाई हो 2 के साथ तो 8 आंसर आता है। ऐसा ही है ना, 4 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 8 आंसर आता है। इसी तरह 5 को भी मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ और 3 को भी मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 के साथ। तो देखिए यहाँ से आपका आंसर क्लैरिफाई हो जाता है कि आपका आंसर ठीक है। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी क्वेश्चंस में भी करना है। अब यहाँ पे आप देखें, एक आपका 3 है, दूसरा 6 है, यहाँ पे 5 है, ये क्या है 10 है। तो हमने इसका एंगल फाइंड करना है। अब एंगल के लिए आप मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब सिमिलर ट्रायंगल्स होती है ना तो उसमें आपके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। ऐसे ही है ना, मैंने बताया था ना कि यानी कि जो भी आपका एंगल होगा वो दूसरे के साथ सेम होगा। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा, यहाँ पे अगर 75 डिग्री है तो यहाँ पे भी होगा। तो इस तरह जब भी आप एंगल की बात करेंगे तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स में सेम होंगे। अब आगे आते हैं, हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये वाला पॉइंट देखा था। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास इस साइड पे 2 है, दूसरी साइड पे 3 है, इस साइड पे 5 है और यहाँ पे x है। इसको हमने फाइंड करना है। तो इसको हम देखते हैं हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, सेकेंड पार्ट हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। 2 को हम डिवाइड कर देते हैं 3 के साथ और 5 को हम डिवाइड कर देते हैं x के साथ। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि कौन सा सॉल्व हो सकता है। अब हमारे पास है ये एक चीज़, तो हम क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई एक्स। एक्स को आप क्या करें, इस साइड पे ले आएँ, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, 5 3 टाइम 15, x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो देखेंगे क्या आंसर आता है। तो हमारा आंसर आता है 7.5। तो हम जिधर x लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख लेंगे, 7.5। मैं यहाँ पे आपको लिख भी देती हूँ। अब इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट आता है। इसमें भी हमने सेम ऐसे ही करना है, सबको इक्वल लिख लेते हैं। x को इक्वल लिख लेते हैं 4 के, यानी कि x को डिवाइड लिख लेते हैं 4 के। उसके बाद 3 को डिवाइड लिख लेते हैं 6 के, इज इक्वल टू 4 को डिवाइड कर लेते हैं z के साथ और 1.8 को डिवाइड कर लेते हैं y के साथ। अब यहाँ पे देखिए कि इन सब में से सॉल्व करने वाला कौन है, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। सबको हम डिवाइड इज इक्वल करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 के। तो सबसे पहले x इज डिवाइड बाई 4 को इक्वल करते हैं 1 डिवाइड बाई 2 के। इसी तरह अब हम इसको जब मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 1 टाइम 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 टाइम 2 2, 2 टाइम 4, तो x का आंसर क्या आया, 2 आया। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं, तो वो हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाई z। तो 4 डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 टाइम 8 और z को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z आएगा। तो z किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल आ गया। अब इसके बाद मजीद हमारे पास क्या रह गया, 1.8 डिवाइडेड बाई वाई रह गया। इसको भी इक्वल करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 के, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही आएगा और 1.8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारा आंसर आता है 3.6। तो ये हमारे पास तीनों आंसर आ चुके हैं। मैं यहाँ पे ना बुक पे सारे मेंशन कर देती हूँ। x का आंसर आया है 2 और हमारे पास y का आंसर क्या आया है, y का आंसर हमारे पास 3.6 आया है, जबकि z का आंसर हमारे पास क्या आया है 2। अब आप यहाँ पे देखें कि आप z का आंसर हमारे पास क्या आया, 8 आया है, सॉरी 8 आया था, ये देखिए। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 टाइम 4, 3 2 टाइम 6, 4 2 टाइम 8 और 1.8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 3.6। तो ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आया है। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि हमने a और b को फाइंड करना है। तो a को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, हम फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। a को डिवाइड करेंगे 8 के साथ इज इक्वल टू, उसके बाद 3.2 को डिवाइड करेंगे 6.4 के साथ इज इक्वल टू 2.1 को डिवाइड करेंगे b के साथ, या b को डिवाइड कर लें 2.1 के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्व करने वाला क्या है। तो सॉल्व करने वाला 3.2 डिवाइड होता है 6.4 के साथ,
जिसका आंसर हमारे पास आता है 0.5 या फिर 1/2। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि a डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 0.5। इसी तरह लाइन लगा के 2.1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 0.5। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हम इसको उधर लेके जाएं तो हमारे पास क्या आएगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा। अब जब हम 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू 4। इसी तरह अगर हम इसकी तरफ आएँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.1 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू b। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2.1 को डिवाइड करेंगे 0.5 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4.2। तो 4.2 आंसर आया बी का। अब ए का आंसर हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि 4 आया है हमारे पास, और बी का आंसर क्या आया है, 4.2। तो यहाँ तक हमारे पास पार्ट 5 भी कंप्लीट होता है। पार्ट 6 की तरफ आते हैं। 6 वाले पार्ट में हमें दिया गया है ए और बी को फाइंड करना है। तो हम सेम इसी तरह ही करेंगे। सबसे पहले हम 5 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ। तो यहाँ पे हम करते हैं 5 को डिवाइड 10 के साथ, और 3 को डिवाइड करते हैं b के साथ। तो 5 डिवाइडेड बाई 10 हम 6 पार्ट कर रहे हैं, और 3 डिवाइडेड बाई b। इसी तरह a डिवाइडेड बाई 8। अब सबको डिवाइड करने से देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10। तो 3 डिवाइडेड बाई b भी इज इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 के, और a डिवाइडेड बाई 8 भी इज इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 के। अब हम मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, b 1 टाइम b और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। इसी तरह a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a और 8। तो a इज इक्वल टू 2 1 टाइम 2 2 4 टाइम 8। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4। a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 6। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि a हमारे पास 4 आया है और b हमारे पास 6 आया है। देखें अब हमारा आंसर ठीक है, 3 2 टाइम 6 और 4 2 टाइम 8 5 2 टाइम 10। अब इसके बाद हम लास्ट जो इसका पार्ट है 7th पार्ट, इसमें हमारे पास 2 मिक्स ट्रायंगल्स बनाकर दी गई हैं। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, आपने सेम वैसे ही परपेंडिकुलर तो आपको दिए ही नहीं हुए, तो हाइपोटेन्यूज दिए हुए हैं 18 डिवाइडेड बाई 12 और a डिवाइडेड बाई 8। तो हम लास्ट पार्ट को करते हैं 7th को कि 18 डिवाइडेड बाई 12 और a डिवाइडेड बाई 8। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसकी हम लोग सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या फिर अगर हम इधर काटना चाहे तो काट सकते हैं। 6 2 टाइम 12, 6 3 टाइम 18। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। अब 8 3 टाइम 24 इज इक्वल टू 2a। तो a इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 टाइम 2 2 12 टाइम 24। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 12। a का आंसर क्या आया है, 12। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारे पास आंसर क्या आया है, 12। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका हुआ है। 2 क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी आपको बार बार बता रही हूँ, अगर आपको फिर भी कोई भी सवाल समझ नहीं आता, कोई भी छोटी सी कन्फ्यूजन हो, तो आप कॉमेंट्स में ज़रूर पूछ लिया करें। तो आज के लिए बस इतना ही था। जाते जाते आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।